आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। किसी भी हथकंडे में बहकावे में लाकर जो हमारा ये गठबंधन है तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। चौबीस साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वही माया, वही मुलायम और वही सियासत। बस अंतर इतना था, वक्त का फासला थोड़ा बढ़ गया था। 24 साल पहले काशीराम के जिस मास्टर स्ट्रोक की बदौलत बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंची थी, उसी फॉर्मूले को अपनाकर मायावती सियासत का बिग बॉस बनने का ख्वाब फिर से सजो रही है। ये अलग बात है, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को सियासत में स्थापित करना था और आज मायावती को खोए रुतबे को वापस हासिल करना है। कुल मिलाकर इस बार का लोकसभा का चुनाव मायावती के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। वहीं 2 साल पहले हुए विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 17 सीटें मिली थी। इसलिए ये चुनाव मायावती के लिए अब तक का सबसे अहम चुनाव है। सत्ता के शिखर से लेकर पतन तक का दौर मायावती ने देखा। मायावती संघर्ष की अंतहीन कहानी का वो किरदार है जो गिरकर उठना बखूबी जानती है। 2014 में जब मायावती की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तब सियासी पंडितों ने मायावती की सियासत को करीब करीब खत्म मान लिया था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती के सामने और बड़ी टक्कर थी। एक तरफ योगी का जलवा और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन। उस वक्त मायावती 17 सीटें निकाल पाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब भी यही कहा जा रहा था, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। लेकिन उस दिए ने 2019 आते आते खुद को रोशन करने का एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिसने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। 26 साल पहले अगर ये एक सक्सेसफुल प्रयोग हो सकता था तो आज ये जबरदस्त प्रयोग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इंडिकेशंस हैं उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बैकवर्ड वोट भी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स को ट्रांसफर होंगे। मायावती की पारखी नजर और उनकी महीन सियासत का जिक्र करें, उससे पहले मायावती की आज की रणनीति समझाते हैं, जिसका नाम महागठबंधन है। बसपा आई है, बसपा आई है। और उसी रणनीति का नतीजा था कि बरसों पहले की दुश्मनी भूलकर माया मुलायम एक मंच पर थे। ये काम करने वाला कोई और नहीं, बुआ का भतीजा बबुआ यानी अखिलेश यादव है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये वक्त की पुकार है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल होने के नाते यूपी में अपने वजूद को जिंदा रखना है तो साथ आना ही विकल्प था। लेकिन इस विकल्प का असर इतना जोरदार होगा कि गठबंधन की रैली में आने वाली भीड़ को देखकर बीजेपी की सांसें उखड़ जाएंगी। इसका अंदाजा शायद ही लगाया गया होगा। मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। कहते हैं वक्त से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। जब वक्त बदलता है तो राजा रंक बन जाता है और दुश्मनों को दोस्त बनने में देर नहीं लगती। ये तस्वीर उसी मिटती दुश्मनी की गवाह है।
जिस दुश्मनी ने समाजवादी पार्टी की सियासत पर एक कलंक लगा दिया था और मायावती को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था। सियासत के लिए मायावती वो जख्म भी भूल गई और मुलायम का वो दौर भी। अब कुछ याद रहा तो सिर्फ मोदी को हराने का संकल्प, जिसके लिए मायावती और मुलायम दोनों एक दूसरे की तारीफ कुछ ऐसे करते दिखे जैसे कब से न जाने इस वक्त का इंतजार इन दोनों को था। आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभासद हफ्तर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। तो आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया नहीं तो उन्होंने बहुत दिया है। मुलायम अब बुजुर्ग हैं, अब उतना दमखम नहीं, इसलिए जब मैनपुरी के क्रिश्चियन फील्ड मैदान में पहुंचे तो मंच पर चढ़ते वक्त मायावती ने उन्हें सहारा दिया। माया मुलायम की अदावत के द एंड पर अखिलेश इतने गदगद हुए कि मंच से गठबंधन के दिल्ली तक पहुंचने का ऐलान कर दिया। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। अगर गठबंधन की सियासत को समझा जाए तो इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है, जिसके तहत दलित, मुस्लिम और पिछड़े वोट बट न पाए और सारे वोट गठबंधन के खाते में आ जाए। इसलिए पिछड़े वोट को लेकर जबरदस्त खींचतान है। कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती और अखिलेश ने पीएम मोदी के पिछड़े कार्ड को बेअसर करने की कोशिश की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने खुद को पिछड़ा बताया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी खुद को पिछड़ा बताकर वोट बटोरने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगने से रोकने के लिए मायावती और अखिलेश ने रणनीति के तहत मोदी को घेरने की कोशिश की है। इसके लिए मायावती 24 साल पहले गेस्ट हाउस कांड में हुई बदसलूकी भूलने को तैयार है। यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर
2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ। 90 के दशक में हिंदुस्तान की सियासत ने तेजी से करवट ली। वो दशक बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के उदय के लिए जाना जाएगा। उस दशक ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया। एक तरफ राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी आगे बढ़ रही थी, वहीं क्षेत्रीय दलों के रूप में एसपी और बीएसपी को भी उभरने का भरपूर मौका मिला। उस दौर की एसपी बीएसपी की स्थिति आज की एसपी बीएसपी से काफी मिलती जुलती है। हालांकि दोनों पार्टियां 2 दशक पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों को साथ क्यों आना पड़ा, इसके लिए अतीत खंगालना आवश्यक होगा। और जब अतीत की बात आएगी तो 1995 का वो गेस्ट हाउस कांड भी जरूर याद आएगा। 2 जून 1995 उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने न केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया, बल्कि मायावती और मुलायम के बीच वो खाई बना दी जिसे लंबा अरसा भी नहीं भर सका। दरअसल साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और इसके अगले साल भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 256 और 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। एसपी 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 67 सीटों पर हाथी का दांव चला। लेकिन दोनों की ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। साल 1995 की गर्मियां दोनों दलों के रिश्ते खत्म करने का वक्त लाई। इसमें मुख्य किरदार गेस्ट हाउस है। उस दिन जो घटा उसकी वजह से बीएसपी ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो अल्पमत में आ गई। बीजेपी मायावती के लिए सहारा बनकर आई और कुछ ही दिनों में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को वो चिट्ठी सौंप दी गई कि अगर बीएसपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो बीजेपी का साथ है। इस फैसले के बाद मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। मुलायम को किसी तरह इस बात की जानकारी मिल गई कि बीएसपी और बीजेपी की साठगांठ हो गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर जुट गए और कुछ ही देर में गेस्ट हाउस के अंदर जा पहुंचे, जहां मीटिंग चल रही थी, और वहां मौजूद बीएसपी के नेताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। राजनीति में ये कुछ होता नहीं है कि आपने बहुत नाराज हैं। आज आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि क्या पता प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जाए। अगर वो न भी हो तो ये तो मुमकिन होगा ना कि आप तमाम सीटों पे पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे भेजें, और दोनों के लिए अस्तित्व का संकट था। मोदी आज भी मकबूल नेता हैं और मोदी का सपोर्ट बेस अगर 42% उस समय था तो मुझे कोई कारण नहीं समझता है कि बहुत वो नीचे आएगा। आपको उसके आसपास मैच करना है और वो आप अकेले लड़के नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे। वो पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। इस दौरान मायावती एक कमरे में छिप गई और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस समय मायावती के साथ 2 लोग और थे। उसमें से एक थे सिकंदर रिजवी। वो जमाना पेजर का हुआ करता था। तभी सिकंदर रिजवी के पेजर पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि दरवाजा मत खोलना। कई बार दरवाजा पीटा गया। इस दौरान बीएसपी के कई नेताओं की जमकर पिटाई की गई। हालात ये थे कि पुलिस को भी खबर की गई, लेकिन पुलिस काफी देर तक नहीं आई। बताया जाता है कि अगर उस दिन मायावती एसपी कार्यकर्ताओं के हाथ लग गई होती तो बचना मुश्किल था। उस समय के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने बदसलूकी भी की थी। वहीं मायावती भी कई बार कह चुकी है कि उस दिन उन्हें मारने की साजिश रची गई थी।
गेस्ट हाउस कांड में इसके बाद चूंकि हम लोग खड़े हो गए और पुलिस आ गई। अब पुलिस ऐसा तो कर नहीं सकती थी कि पुलिस अलाउ कर दे लंपटों को कि आप जाके वहां पे मायावती को के साथ मारपीट करें। तो सीधी सी बात थी कि धमकाने की एक प्रक्रिया थी, उसमें ऐसा नहीं था कि जान चली जाती, क्योंकि पर्पज ये था नहीं उनका। उनका सिर्फ धमकाने का पर्पज था, नाराज वर्कर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती के दिल में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव के लिए नफरत भर गई। उसके एक दिन बाद बीजेपी और बीएसपी राज्यपाल के पास पहुंच गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तब काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और यहीं से मायावती ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन बीजेपी के समर्थन से बनी यह सरकार लंबी नहीं चल सकी। सरकार गिर गई और उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हुए। इस बीच मायावती काशीराम के साथ मिलकर बड़े सियासी फैसले लेने लगी और इन्हीं फैसलों के तहत 1996 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। उस वक्त बीजेपी के साथ 6 महीने के सीएम फॉर्मूले के तहत ये मुमकिन हुआ था, लेकिन मायावती के जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने जोड़तोड़ के जरिए सरकार बना ली थी। ऐसे वक्त में मायावती ने केंद्र की सियासत का रुख किया और अकबरपुर से चुनाव जीतकर दूसरी बार संसद में पहुंची। हालांकि मायावती 1989 में पहली बार संसद में अपना खाता खोल चुकी थी, लेकिन काशीराम के कहने पर यूपी में बीएसपी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। रीजनल पार्टी जो जातिवादी पार्टी होती हैं, वो शब्द उसके लिए रीजनल पार्टी है, लेकिन मूल रूप से वो जातिवादी पार्टी होती हैं। 1984 में इनके पास सिर्फ 11.2% वोट हुआ करते थे। आज 50% वोट्स पोल जो होते हैं वो इन दो राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं जाते। इनके पास, इनके शेयर में सिर्फ 50% से कम ही आता है। पूरे 50% ये रीजनल पार्टीज या जातिवादी दल ले जाते हैं। एक जबरदस्त सैलाब है। काशीराम मायावती पर काफी भरोसा करने लगे थे। यही वजह थी कि यूपी की सियासत से लेकर केंद्र तक में मायावती बीएसपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी। यही वजह थी जब जब यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने के आसार बने, मायावती केंद्र की सियासत से लौटकर यूपी आ गई। साल 2002 में मायावती ने अकबरपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और तीसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बन बैठी। हालांकि वो कार्यकाल भी सिर्फ 5 महीने ही चल पाया, लेकिन मायावती तब तक लंबी छलांग लगा चुकी थी। साल 2003 में काशीराम ने उन्हें बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। काशीराम और मायावती के बारे में कई किस्से हैं। मायावती खुद भी काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु मानती है। यही वजह थी काशीराम के आखिरी वक्त तक मायावती उनके साथ रही। सियासत में ऐसी आम चर्चा है कि मायावती के अंदर एक राजनेता की खोज करने वाले काशीराम ही थे। काशीराम ने मायावती के बारे में साल 1977 में सुना था, जब जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मायावती ने एक जोरदार भाषण दिया था। मायावती को भी अंदाजा नहीं था कि वो भाषण उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। उस वक्त मायावती महज 21 साल की थी। उनका ये भाषण इतना जोरदार था कि वहां मौजूद अनुसूचित समाज ने राजनारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद तक के नारे लगा दिए। उस वक्त मायावती दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ कर रही थी। मायावती ने अपने भाषण में राजनारायण से लेकर जनता पार्टी और कांग्रेस सबको कोसा। वो गांधी के दिए हरिजन शब्द पर बोल रही थी। उसी ऐतिहासिक भाषण के बाद पहली बार काशीराम को मायावती के बारे में पता चला था। मायावती के बारे में सुनने के बाद काशीराम उनसे मिलने उनके घर गए। काशीराम ने कहा कि वो पुणे के कार्यक्रम में उनको भाषण देने के लिए बुलाने के लिए आए हैं। मायावती उस समय दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में रह रही थी, जहां पर बिजली भी नहीं थी। मायावती उस वक्त लालटेन की रोशनी में पढ़ रही थी। काशीराम की जीवनी काशीराम द लीडर ऑफ दलित में लिखा है। काशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती है। मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती है ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सके। काशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूँ जिसके पीछे एक नहीं 10 कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। काशीराम के ये कहने के बाद मायावती सियासत में आ गई।
हालांकि मायावती के पिता इस बात से काफी नाराज थे, लेकिन मायावती कुछ कर गुजरने का मन बना चुकी थी। साल 2006 में ब्रेन हेमरेज से काशीराम की मौत हो गई। हालांकि तब तक मायावती बीएसपी की सुप्रीमो बन चुकी थी। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और मायावती चौथी बार सीएम बनी। ये पहली बार था जब मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता हासिल की थी। 2007 में मायावती ने सतीश मिश्रा को लाने के बाद एक मैसेज गया और ब्राह्मण उनके साथ हो गए। ब्राह्मणों का साथ होना एक स्ट्रांग मैसेज था। जैसे ही ब्राह्मण साथ हुए तो सारे मुसलमान मुलायम सिंह को छोड़ के मायावती की तरफ हो गए, क्योंकि विनेबिलिटी क्रॉस कर रही थी। यह मैसेज गया कि मायावती का कैंडिडेट जीतेगा, और यही वो मरहला था, यही वो ओकेजन था जिसमें कि मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकी। मायावती के सत्ता में रहने पर कई तरह के आरोप भी लगे, जिसमें उनके लिए कहा जाने लगा कि वो दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति और ताज कॉरिडोर मामला, अपने नाम की मूर्तियां लगवाना जैसे कई आरोप लगे। लेकिन मायावती सबको विपक्ष की साजिश करार देती रही। मायावती ने साल 2012 में जब राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उन्होंने 112 करोड़ की कुल संपत्ति होने का हलफनामा दाखिल किया था। साथ ही हलफनामे में लिखा था उनके पास करीब 1 करोड़ आभूषण है। इसके अलावा मायावती के कई रिश्तेदारों पर भी आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप भी लगे। इसके अलावा बीएसपी के कुछ नेताओं ने पैसे लेकर टिकट देने का भी आरोप मायावती पर लगा दिया। ये कहना मायावती के लिए बड़ा एब्सर्ड लगेगा कि मायावती ही ऐसा हुआ है। कौन नेता है जिसने दौलत नहीं कमाई है? हर पे तो डीए के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के केस मुलायम सिंह पे चले, और इस सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 10 बार अपना स्टैंड बदला। मायावती साल 2012 से सत्ता से बाहर है। राज्यसभा जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई थी और विधानसभा में 17 सीटें। इसके बावजूद मायावती के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक पर भरोसा है। साथ ही गठबंधन उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिसके सहारे वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, जिसका असर इतना जरूर हुआ है कि बीजेपी में घबराहट बढ़ी हुई है। क्योंकि कहा जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और बुआ बबुआ ने साथ मिलकर यूपी में खेल बिगाड़ दिया है। लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा कि अगर मोदी का जादू गठबंधन पर भारी पड़ा तो मायावती के लिए आगे की सियासत का रास्ता अंधे कुएं जैसा हो जाएगा।